नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हॉरर स्टोरी है। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। रवीना का आज फर्स्ट डे जॉब का था। बहुत खुश थी रवीना, कारण भी था। परिवार बहुत सी दिक्कतों का आर्थिक दिक्कतों का सामना बचपन से ही कर रही थी परिवार में रवीना ने, जिस कारण से वो उसे होटल रिसेप्शनिस्ट की जॉब जब 18 साल की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और आज रवीना के फर्स्ट डे की जॉब पे जाना था। बाकी वो 3 घंटे के लिए ही केवल जाती थी, बाकी के समय में और के लोग भी थे जिन्हें रिसेप्शनिस्ट का काम करना होता था। क्योंकि होटल में काफ़ी बड़ा होने के चलते अलग अलग रिसेप्शनिस्ट अलग अलग घंटों पे काम करते थे और होटल रात के समय भी खुला रहता था और होटल में अक्सर ऐसे लोग ठहरने के लिए आते थे। ऐसे ही बहुत देर तक रिसेप्शनिस्ट एक जगह काम नहीं कर सकते थे, इसलिए रिसेप्शनिस्ट 3-4 बार बदले जाते थे। ऐसे ही रवीना के कॉलेज के बाद के टाइम में उसे एक जब एक्स्ट्रा जॉब मिली तो उसके काम का कुछ खर्चा निकल जाए, उसके जॉब का कुछ खर्चा निकल जाए, परिवार की कुछ मदद हो जाए, ऐसी ही उसकी जॉब की तलाश उसे थी। रवीना की जॉब की टाइमिंग शाम को 6 बजे से शुरू होती थी और रात के 9 बजे वो टाइम ख़त्म होता था और 9 बजे के बाद वो होटल के बाहर जा सकती थी। ऐसे ही जॉब करते करते उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन जो होटल के मालिक थे वो आए और वहीं बैठ गए। रवीना ने देखा कि होटल में कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं और मालिक के चेहरे पर जो थोड़ी उदासी थी उससे रवीना का दिल किया। होटल के मालिक जो उनके भैया के समान थे, होटल के मालिक जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी और रवीना उन्हें अक्सर रवि भैया कह के बुलाती थी। रवि भैया सुन के जब मालिक ने रवीना की ओर देखा तो उसने कहा, भैया हमें जॉब तो आपने दे दी, हम बहुत खुश हैं, लेकिन और हमारी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी सुधर गई है, लेकिन पता नहीं क्यों आपके चेहरे पे उदासी दिख रही है। भैया अपनी छोटी बहन को नहीं बताएंगे कि क्या परेशानी है? तब उसके रवि भैया ने बोलना शुरू किया, मैं जॉब देते वक्त तुम्हें एक बात बताना भूल गया था जो बाकी मैनेजर और असिस्टेंट और जॉब के रिसेप्शनिस्ट को पता है और उन्हें यह काम करना ही होता है। इस होटल में एक रूम है जिसे मैं कभी भी किसी को नहीं देता हूँ और जब मैं देता हूँ तो वो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, लेकिन मैं किसी को ये रूम नहीं देता और तुम्हें भी वो रूम नहीं देना चाहिए था। कल रात तुमसे एक गलती हो गई और उस गलती में तुम्हारी शायद कोई गलती नहीं, ये गलती तो मेरी है जो मैंने ही तुम्हें नहीं बताया था। रवीना यह सुनकर चौंक गई क्योंकि कल रात में उसमें अचानक आए हुए एक कपल को वो रूम दे दिया था। एक रूम दिया था उसने, लेकिन इस बारे में उसको पता नहीं था। तो उसने बताना शुरू किया, रवीना उस कपल में से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, जो कि एक महिला थी, उसकी डेथ हो गई है और उसकी डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं है। उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसे पुलिस लेकर चली गई है। रवीना माफ़ी मांगने लगती है और माफ़ी मांगते हुए कहने लगती है, सर भैया मुझे नहीं पता था वो लोग इस प्रकार के लोग होंगे, कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति है, मुझे नहीं पता था, शायद ये मेरी लापरवाही हुई। उस व्यक्ति ने उस महिला का कत्ल कर दिया, मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है। इस पर रवि भैया ने कहा, नहीं वो अपराधी किस्म का व्यक्ति नहीं था, यह सब कुछ उस रूम के कारण हो रहा होता है। 10 साल पहले की बात है रवीना, मैं कोई अमीर व्यक्ति नहीं था। ये बात तभी से शुरू होती है। मैं एक साधारण परिवार में एक साधारण सी नौकरी करने वाला व्यक्ति था, पर मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई जिसे जीवन में शायद सब कुछ ही नहीं बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए था। उसके शौक़ बहुत ही महंगे थे। उसके जीवन में जो छोटी छोटी जो कमियां होती है वो कभी बर्दाश्त भी नहीं करती थी। वो ना ही किसी रूप में एडजस्ट करने को तैयार होती। पर मेरा जीवन तो साधारण था, मैं पूरी कोशिश तो करता उसे खुश रखने की। रवि ने आगे बोलना शुरू किया, रवीना मैं आज तुम्हें छोटी बहन समझ के एक बात बताना चाहता हूँ। कितने भी यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आए और कितने गए, किसी ने कभी अपना काम किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी सच में छोटी बहन लगती हो। और रवीना को उसने आगे ही बताना शुरू कर दिया। पर रवीना उसे, मेरी पत्नी को पैसे से संबंधित दुनिया की हर सुविधा उसे अपने घर में ही नहीं चाहिए थे, बल्कि उसे हर रोज़ नए जेवर चाहिए होते थे और वो हर रोज़ कुछ ऐसे खर्चे करवाती जिनके उतने खर्च करने के लिए मेरे पास होते भी नहीं थे पैसे। उसे मैं समझाने की कोशिश करता तो वो नाराज़ होती और नाराज़ होती तो मैं मना भी लेता और बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो मुझे इस तरीके से धोखा देगी। एक बार की बात है, मैं नौकरी के बाद घर पहुंचा, थका हारा बैठा हुआ था। मैंने आवाज़ दी, सुमन सुमन। आवाज़ देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया।
वो हर रोज़ मेरे लिए पानी लाती और फिर नए नए गिफ्ट की उम्मीद करती, मेरे पास आके खड़ा हो जाती और उसकी प्यार भरी मुस्कुराहट मेरे दिन भर के थकान को गायब कर देती। पर आज वो कहीं भी नहीं मौजूद थी। तक तब तक मेरी नज़र टेबल पे पड़ी एक चिट्ठी पे पड़ी। वो कागज़ थोड़ा मुड़ा तुड़ा था, पर उसमें कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने कागज़ खोल के पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा उसमें लिखा था, मैं जानती हूँ रवि, तुम मुझे खुश रखना चाहते हो, बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, लेकिन तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है। मैं जा रही हूँ। मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है और मैं उसके साथ ही अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और तुम खुश रहना। तुम्हें ज़रूर कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैंने सोचा शायद उसके जीवन में सच में कोई आ चुका है और मैं उदास हो गया। मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज़ जा चुकी थी और मैं टूटने से लगा था। इसके बाद मेरी ज़िंदगी ढर्रे से चल रही थी, पर मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई और वो मेरे जीवन का सहारा बन गई। उसकी भी ख्वाहिशें मेरी तरह ही सीमित थी और उसके जीवन में आने से मेरे जीवन में हल्की सी बहार आने लगी। रमा रमा बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी। जानती हो, रमा के आने के बाद मेरे जीवन में कितना बदलाव आया। कुछ दिनों के बात करने के बाद अचानक अगले ही दिन मेरी जॉब छूट गई। मैं बहुत डर गया था। मैं रमा से लेकिन शादी करना चाहता था और मैं इस बात का फैसला करना चाहता था बिना जॉब के ही, लेकिन रमा ने मेरा साथ दिया। जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी, लगता था कि मेरी पत्नी भी मेरी वजह से मुझे छोड़ कर गई है, तब रमा ने मेरी हर तरीके से मदद की, हर तरीके से मेरा साथ दिया और हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे हमने टाइम को स्पेंड करके इस होटल को खोल लिया। होटल स्टार्ट हो गया था और धीरे धीरे हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लग गए। उस समय ये होटल कोई बहुत बड़ा नहीं था, एक छोटा सा होटल खोला था हमने। समय के साथ ये होटल बहुत बड़ा हो गया, जैसा कि तुम देख सकती हो। पिछले 7 सालों में ये होटल बहुत तरक्की किया, लेकिन ये कमरा क्यों बंद है, ये नहीं जानना चाहती हो। 7 साल पहले मेरी शादी को जब 2 साल हो चुके थे, इस होटल का कोई कमरा खास बड़ा नहीं था, छोटा सा होटल था, पर छुपने के लिए एक साधारण जगह थी। वहाँ पे भी मेरी पहली पत्नी यानी सुमन किसी अन्य लड़के के साथ इस कमरे में आई थी, क्योंकि ये वो लड़का नहीं था जिसके साथ सुमन भागी थी, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला। क्योंकि जिस लड़के के साथ भागी थी वो पैसों के लिए, वो इंसान भी अच्छी नीयत नहीं रखता था। उसने भी इसका साथ छोड़ दिया और उसने सुमन को घर से निकाल दिया। सुमन उसके बाद कई लड़कों से ऐसे रिश्ते बनाती, पैसे और रिश्ते उसे धोखे के रूप में मिलते रहते, और ऐसे ही एक लड़का उसे होटल लेकर जो आई थी। और उस लड़के को भी जैसे इस बात का एहसास हुआ, रवीना, उसने फिर पैसे के लिए सुमन उसके साथ रिश्ता रख रही है और जीवन भर उसके साथ नहीं रहना चाहती। शायद उस लड़के को बहुत गुस्सा आ गया और उसे इतना गुस्सा आया कि वहीं पे उसने सुमन का खून कर दिया। सुमन की लाश वहीं पड़ी थी। उस लड़के को तो पुलिस वाले लेकर चले गए। उसके बाद मैंने उस कमरे को 2-3 महीनों के लिए बंद कर दिया। मैं तो सुमन को भूल जाना चाहता था, आखिर उसने भी तो मुझे धोखा ही दिया था। मैं अपना जीवन रमा के साथ खुशी से जी रहा था, लेकिन 2 महीनों के बाद एक कपल उस कमरे में रहने के लिए आया और अगले ही दिन जो कपल शादीशुदा मुझे लग रहा था शादीशुदा है, उसमें से उसकी जो पत्नी थी वो महिला, उसकी मौत हो गई और उसके भी पति को पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे ही करते मैंने कुछ समय और इंतज़ार किया, लेकिन जैसे ही इस कमरे में कोई कपल गलती से भी ठहर जाता तो उस कपल के साथ ऐसा ही होता। उसमें जो भी महिला होती उसकी मौत हो जाती और जो पुरुष अकेले ठहरते उनके साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, उन्हें एक चीज़ ज़रूर महसूस होती, जैसे उनके पीछे कोई साया है। कई पुरुषों ने ये बात कही भी कि कमरे में उन्हें अनजान साये नज़र आते हैं, जो बहुत ही अजीब है। कल रात फिर से एक कपल यहाँ ठहरा और इतना सब कुछ हो गया। रवीना ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि अब तक उसका जाने का टाइम हो रहा था और वो लौटने का मन नहीं बना पा रही थी। अचानक ही एक जॉब की इंटरव्यू के रात के ठीक 9 बजे एक लड़की वहाँ पहुँचती है। वो पहुँचती है तो शायद उसने आखिरी की कुछ बातें सुन ली थी। उसका यूँ अचानक आना सबके लिए हैरान करने वाला था, लेकिन भगवान किसी रूप में तो आ ही जाते हैं मदद करने के लिए। क्योंकि उसने अपनी बात सुनी तो उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने अनजाने में आपकी बातें सुन ली हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आप लोगों की बात अनजाने में सुन ली। मुझे नहीं पता ये रिसेप्शनिस्ट जो है वो आपकी क्या लगती है, शायद आपकी बहन है। आपको जैसे ये भैया कह के संबोधित कर रही है, लेकिन आप लोगों की समस्या का हल मेरे पास है, अगर आप लोग मेरी बातों पे विश्वास करें तो।
वैसे तो मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर भी मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। रिसेप्शनिस्ट रवीना और होटल मालिक रवि दोनों इस लड़की की ओर हैरानी से देख रहे थे। उसने कहा, मैं आप लोगों को ठगूंगी नहीं। शायद आप लोगों ने पहले भी यहाँ कुछ करवाया हो, लेकिन मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं लाऊंगी जो आपसे सिर्फ पैसे ले ले और आपकी कोई मदद ना कर सके, क्योंकि वो तो मेरे सगे चाचा जी हैं। बस वो यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं गाँव में, और उन्हें आने में 3 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन जब तक वो यहाँ आएंगे, यहाँ बड़ी बड़ी प्रेतात्माएं उनके भी आने से शांत हो जाती हैं। आप उन्हें नहीं जानते हैं। उसके बाद 3 दिनों तक रवीना वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जॉब करती है, क्योंकि वो कोशिश करती है कि वो कॉलेज ना जाए उस बीच, और बाकी के जो रिसेप्शनिस्ट थे उन सब की छुट्टी कर दी जाती है। और वहाँ ना तो कोई मैनेजर मौजूद होता है और ना ही कोई और रिसेप्शनिस्ट, अकेले रवीना होती है और रवि होटल मालिक। होटल में जितने ही लोग थे उतने लोगों को छोड़ के कोई भी नया व्यक्ति होटल में एंट्री नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नहीं दी जा रही थी। इस बात का ध्यान खुद रवि ने रखा हुआ था। 3 दिन के बाद जब उस लड़की से बात हुई थी, वो लड़की अपने चाचा जी को लेकर आती है। उसके चाचा जी होटल के कुछ कमरों में हवन सामग्री और इसी तरह की कई चीज़ मंगवाते हैं। उसके बारे में रवीना को भी नहीं पता था, और ना ही रवि को। रवि और रमा भी वहाँ मौजूद थी और उनके सामने ही पूजा होती है। इस कमरे में एक अजीब किस्म की अशांति थी। उन लोगों को बहुत अशांति महसूस हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। उन्हें फिर एक परछाई सी दिखाई दी। वो परछाई ने धीरे धीरे अपना आकार बदलना शुरू किया, और उस चेहरे में, परछाई में सुमन का चेहरा दिखाई दिया। सुमन सामने आई और उसने कहा, मुझे मुक्ति दिलवाने के लिए धन्यवाद रवि और रमा। तुम दोनों खुश रहो, मैं यही दुआ करती हूँ। तुम्हें नहीं पता, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। पिछले 2 साल मैंने बहुत ही ज़्यादा बुरे काटे। तुम्हें इतना प्यार मिला कि जीवन में हर खुशी मिली, और तुमने जितनी कोशिश कर पाती उतनी कोशिश की मुझे हर खुशी देने का प्रयास करते हुए, लेकिन मैं ही अपनी राह से भटक गई थी। मैं कई ऐसी राहों पे गई जहाँ लोग मुझे पैसे के दम पे कुछ भी बोल देते। जो मुझे जीवन में सुविधा चाहिए थी वो सब कुछ मुझे दे देते। जेवर, कपड़े, सैंडल, जो कुछ भी मुझे चाहिए होता वो सब कुछ मुझे मिलता था। बस अगर नहीं मिलता तो वो मान सम्मान, वो प्यार जो मुझे तुमसे मिलता था। तुम मुझे प्यार करते, मुझे अपना मान सम्मान करते। वो लोग मुझे अपनी मनमर्जी से ना चाहते। मैं जीवन से ऊब गई थी। कई जगह गई जहाँ मैं प्यार ढूंढती, पर वो मुझे नहीं मिलता। प्यार तो कहीं नहीं मिलता, ना मान सम्मान, ना इज्जत। जो मुझे पैसे भी देते, वो पैसे के बदले मेरा मान सम्मान खरीद लेते। ना तो मुझे कोई सम्मान मिलता, ना प्यार। बस सोची कि तुम्हारे पास एक बार लौट के आती हूँ, शायद तुम मुझे माफ़ कर दो और अपना लो। मैं लौटी भी थी, पर मैंने जो देखा कि तुम अपनी पत्नी के साथ कितने खुश हो, और तुम्हारी गोदी में एक नन्हा सा बच्चा भी है। ऐसी मैं किसी अपराधी किस्म के व्यक्ति के संपर्क में आ गई। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो बहुत ही बुरा था, और जब मैंने विरोध किया तो उसने चाकू से मुझे मार डाला। मैं यहाँ कमरे में तड़पती रही, और जब मैं आत्मा यहाँ तड़प रही थी तो मैं किसी भी प्यार करते हुए रिश्ते को, कपल को देखती जहाँ रिश्ते बनते बिगड़ते हैं और कई लोग धोखा देते हैं, तो मेरा दिल जलने लगता, मेरी आत्मा तड़पने लगती। उस औरत में अपने आप को देखने लगती, और मुझे खुद पे गुस्सा आता, और मैं खुद को ही उसके अंदर डाल के उसे मार देती। मैंने जितने भी लोगों को मारा, जितनी भी औरतों को मारा, उसमें से तो सब ऐसी ही मुझे लगती थी, जो मेरी जैसी थी, और सब की सब धोखेबाज थी। मेरे दर्द के एहसास को वो दोगुना कर देती, और जब मुझे दर्द होता तो मैं उनके अंदर आत्मा के रूप में जाती और उन्हें मार देती। लेकिन मैं खुद के दर्द को कभी कम नहीं कर पा रही थी। लेकिन तुमने आज कुछ ऐसा किया जिससे मेरा दर्द ख़त्म हो गया। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बस एक बार चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी पत्नी मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दो। रवि भी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान था। रवि अपनी पत्नी रमा का हाथ पकड़ के बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से माफ़ किया। तुमने जो भी किया, मैं उन सारी गलतियों को माफ़ करता हूँ। बस एक बात ये ही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से मुक्त हो जाओ और अपना अगला जीवन सुखपूर्वक शुरू करो। ऐसा कहने के साथ ही सुमन की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। इतना सब कुछ देखने के बाद रवीना बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, और वो डरी हुई खड़ी थी। 18 साल की एक बच्ची ही तो थी। रवि ने उसे शांत कराया और कहा, बहन डरो मत। रवि और रमा ने उन दोनों ने मिल के उसे समझाया कि आगे से अब कुछ गलत नहीं होगा। रवीना ने कहा, भैया क्या मैं ये जॉब छोड़ दूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कहीं और जॉब कर लूँगी। रवि और रमा उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन रवीना कुछ देर बाद जब शांत होती है तो वो साधारण तरीके से अपने जॉब करने लगती है। लेकिन अब उस कमरे में कुछ भी गलत नहीं होता, और रवि और रवीना और रमा सब बहुत खुश थे।
क्योंकि होटल के कमरे से तो सुमन की आत्मा जा चुकी थी और कभी भी उस कमरे में अब किसी कपल के साथ कुछ गलत नहीं होता और ना ही किसी को साया नज़र आता। रवीना भी अपने जीवन में बहुत खुश थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा।